नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स में अब तक हमने 9 लेक्चर देखे हैं और उसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और अल्फ्रेड वेगनर की कहानी समझी थी और उसके बाद हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी जाना था और देखा था। आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो यही आज की जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है हमारे अर्थ के इंटीरियर की, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर ही बेस्ड है और इसकी जो बैकिंग थी वो आती थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। तो जो जाहिर सी बात है, इसमें अल्फ्रेड वेगनर के जो एविडेंसेस थे उनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो आज हम देखने वाले हैं आखिरकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, इसकी ओवरव्यू क्या है, उसी पर आज हमारा मेन फोकस होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास चल रही है मंडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM। तो इसमें आप जरूर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा मेरी कंप्लीट एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी की कोर्स ऑलरेडी अन अकेडमी में प्लस कोर्सेज में अवेलेबल है, तो आप उनका भी हिस्सा बन सकते हैं। यूज द कोड KC10। एंड अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। जो मेरी खुद की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, मेंस की, इंटरव्यू की जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा और आपकी हैंड होल्डिंग करने वाला हूं। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और यूज करते हैं कोड KC10, तो आपको मेरी गाइडेंस मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार अर्थ के क्रस्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। क्रस्ट की बात कर रहे हैं, क्रस्ट नहीं कहेंगे, टेक्निकली नॉट क्रस्ट, अर्थ के ऊपरी सतह का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो पृथ्वी जो थी ये मोल्टन बॉल ऑफ फायर थी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी गर्म चीज धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाती है, तो ये गर्म चीज भी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। जाहिर सी बात है, जो ऊपरी सतह होती है वो ज्यादा जल्दी ठंडी होती है। साथ ही साथ जब इस कूलिंग के दौरान अगर आप देखें तो जब ये मोल्टन बॉल ऑफ फायर था, जब ये लिक्विड था, तो इसमें एक प्रकार से डेंसिटी डिफरेंशिएशन होने लगती है। तो जो भारी मटेरियल होता है कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो वो अर्थ के सेंटर की ओर जाने लगता है, अर्थ के सेंटर की ओर जाने लगता है कुछ इस प्रकार से। और जो हल्का मटेरियल था वो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से अर्थ के सरफेस के ऊपर आने लगता है। तो इस प्रकार से अर्थ में धीरे धीरे डेंसिटी डिफरेंशिएशन होने लगता है और अर्थ में सेंटर की ओर भारी मटेरियल जमने लगते हैं और सरफेस की ओर ठंडे मटेरियल जमने लगते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो पृथ्वी में जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जाएंगे, जो डेंसिटी है मटेरियल्स की वो बढ़ने लगती है। तो जो सबसे हल्के मटेरियल है वो अर्थ के सरफेस पर आपको देखने मिलते हैं। जैसा मैंने बताया, इसी दौरान डी गैसिंग इवेंट्स भी होते हैं, खूब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है। जब मैं कह रहा हूँ मोल्टन बॉल ऑफ फायर है, तो एसेंशियली क्या है, वॉल्केनिक लावा का समुद्र है चारों तरफ, जिसमें से गैसेस भी निकल रहे हैं, उसमें से वाटर वेपर भी होते हैं, खूब वाटर वेपर निकलता है। वाटर वेपर और धीरे धीरे अर्थ जैसे ठंडा होने लगता है, वाटर वेपर भी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और वाटर साइकिल शुरू होने लगती है, बारिश होती है। और इसी दौरान देखते हैं धीरे 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 अर्थ की जो ऊपर की सतह है वो अगर आप देखें तो सॉलिडिफाई होने लगती है। तो कुछ इसी प्रकार से अर्थ का जो ऊपरी लेयर है दोस्तों, वो इस प्रकार से सॉलिड स्ट्रक्चर का बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे अंडे का छिलका होता है कुछ वैसा ही अर्थ का ऊपर का लेयर होता है। पर दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो थ्रू आउट दी, अब 4.5 बिलियन साल का इतिहास है, तो इसमें खूब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें प्रोटो प्लैनेट्स भी टकराए हैं। इसमें अगर आप देखें तो एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स तो टकराते ही रहे हैं और अन्य भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये जो ऊपरी कवरिंग थी, जो अंडे का छिलका था, ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, जैसे कि आप इस वक्त यहां पर इमेज में देख रहे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं, एक अंडे का कंप्लीट सिंगल छिलका था, लेकिन ओवर टाइम ये टूट के अलग अलग टुकड़ों में आपको टूटा हुआ दिखेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, यदि इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अलग अलग छिलके हैं, कुछ वैसे ही अर्थ की भी जो ऊपरी सतह थी, जिसको हम कहते थे जो सॉलिड लेयर था, जो कि ब्रिटल है, टूट सकता है, उसी को कहते हैं दोस्तों लिथोस्फीयर। पर दोस्तों, जैसे ये अंडे का छिलका आप देख रहे हैं अलग अलग खंडों में टूटा हुआ है 1 2 3 4 5, वैसे ही अर्थ का भी ये जो ऊपर का छिलका है ये कुछ ऐसे ही अलग अलग खंडों में आपको टूटता हुआ मिलेगा। तो अलग अलग टुकड़ों में आपको देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो अर्थ का भी जो ऊपर का छिलका है, जिसको कहते हैं लिथोस्फेयर, कुछ ऐसे ही टूटा हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स।
तो लिथोस्फीयर जो है वो सिंगल यूनिफॉर्म नहीं है, वो सिंगल नहीं है, वो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ टुकड़ा है, एंड उसी को कहते हैं दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स। मार्स की अगर आप बात करें ना, तो अभी जो इनसाइट मिशन है चल रही है, उससे हमें पता चला है मार्स का जो ऊपर का लिथोस्फीयर है वो ऐसे टुकड़ों में नहीं टूटा हुआ है, वो सिंगल यूनिफॉर्म है, वो सिंगल लिथोस्फीयर है पूरा का पूरा। यानी कि अंडे का छिलका जो साबुत हो, अब तक उसमें क्रैक्स ना बने हो इसके जैसा, कुछ वैसा आपको देखने मिलेगा मार्स में। पर मार्स में क्वेक्स आते हैं जिनको मार्स क्वेक कहते हैं। तो अब हम समझेंगे दोस्तों अर्थ के, तो इस प्रकार से अर्थ का जो ऊपर का लेयर है उसी को कहते हैं लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर क्या है? यूनिफॉर्म, सिंगल नहीं है, ये अलग अलग खंडों में टूटा हुआ है, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक स्लैब्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इस प्रकार से यदि ये अर्थ है तो इसके ये अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसा आप इस वक्त यहां पर तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों? अलग अलग छिलकों का टुकड़ा है। अब दोस्तों लिथोस्फीयर जैसा मैंने बताया डिस्टिंक्ट टुकड़ों में टूटा हुआ है, उसी को हम कहते हैं प्लेट्स। ये दोस्तों अगर आप देखें तो एक डक्टाइल लेयर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। तो आप यहां पर अगर देखें तो इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, तो ये जो ऊपर का लेयर है ना, ये जो ग्रे कलर तक आप देख रहे हैं, जो ग्रे कलर तक आप देख रहे हैं, ब्राउन प्लस ग्रे, ये मिल के बनता है दोस्तों लिथोस्फीयर। और ये जो लिथोस्फीयर है ये अंडे का वही ऊपर वाला छिलका है जो कि ब्रिटल है, जो कि अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है। और ये किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? यहाँ पे जो आप ये ऑरेंज कलर का देख रहे हैं दोस्तों, ये एस्थीनोस्फीयर है, ये पार्शियली मोल्टन है, लिक्विड नहीं है। क्योंकि लिक्विड होता तो आपको याद है एस वेव इसको पार नहीं कर पाती, हमने पढ़ा था। तो ये लिक्विड नहीं है, ये पार्शियली मोल्टन है। कुछ समझिए कि जैसा प्लास्टिक होना अंडर प्रेशर जैसा वो फ्लूइडिटी शो करेगा, कुछ वैसा। जैसा ये आप चश्मे का देख रहे हैं, ये प्लास्टिक है, इसको मैं गर्म कर दूं और इसको प्रेशराइज करूं तो ये कैसा स्लाइमी सा हो जाएगा, गूई सा हो जाएगा, कुछ वैसा ही है। या फिर कैसा चॉकलेट कैसा होता है, चॉकलेट डेयरी मिल्क आपके जेब में रहता है, तो जेब में जब डेयरी मिल्क छूट जाती है तो वो कैसी गूई सी हो जाती है, तो वैसा ही है ये एस्थीनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर उसी एस्थीनोस्फीयर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे पृथ्वी के अलग अलग टुकड़े हैं, ये एस्थीनोस्फीयर के ऊपर इस प्रकार से फ्लोट कर रहे हैं। आपस में क्या करते होंगे? कभी टकराते होंगे, कभी आपस में घर्षण पैदा करते होंगे। तो उस दौरान क्या होता होगा? कमेंट में बताइएगा। इस पर हम बाद में डेडिकेटेड क्लास लेने वाले हैं, लेकिन अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम है क्या होगा जब ये खंड आपस में टकराते होंगे, स्लाइड करते होंगे। बाकी इसको हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, नहीं मालूम है तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो ऊपरी सतह है ना, लिथोस्फीयर जो है ना, अंडे का छिलका, तो पृथ्वी के कंटेक्स्ट में जो ऊपर का छिलका है, ये अगर आप देखें तो इसमें क्रस्ट भी इंक्लूड होता है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है अर्थ में क्रस्ट है, फिर मैंटल है, फिर कोर है, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो जो लिथोस्फीयर होता है उसमें क्रस्ट भी होता है एंड बहुत ऊपर का पार्ट ऑफ मैंटल भी इंक्लूडेड होता है। तो क्रस्ट, मैंटल, कोर तो दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अर्थ के अलग अलग लेयर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, है ना, वो कैसे अलग है, तो लिथोस्फीयर जो ऊपर का छिलका है जो कि फ्लोट करता है एस्थीनोस्फीयर के ऊपर, तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट भी इंक्लूड होता है एंड बिल्कुल ऊपर का पार्ट ऑफ मैंटल भी इंक्लूड होता है। तो लिथोस्फीयर अगर आप देखें तो कहीं पर जो ओशनिक रीजन्स है वहां पर आप देखोगे करीबन 100 किलोमीटर का मोटाई इसकी होती है। वहीं अगर आप कॉन्टिनेंट्स में चले जाओ, तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा मोटाई यहां पर बढ़ गई है। तो अगर आप देखें तो लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंट्स में अगर आप देखें तो 200 किलोमीटर तक मोटा होता है, वहीं ओशनिक रीजन्स में 5 से 100 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई आपको देखने मिलती है। दोस्तों जैसा मैंने बताया लिथोस्फीयर जो है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे लिथोस्फीयर के अलग अलग स्लैब्स आप देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब पैसिफिक प्लेट जैसा आप देख रहे हैं, ये तो पूर्ण रूप से ओशन में ही आपको दिख रहा है। पॉलिटिकल मैप खोलिए बगल में, देख पा रहे हैं ना, ये तो पूरा समुद्र है, पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन वाला प्लेट अगर आप देखें तो पूरा का पूरा ओशनिक है। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देखिए जरा, इतना पार्ट तो कॉन्टिनेंट है, इतना पार्ट तो इसमें कॉन्टिनेंट है और बाकी क्या है? ओशन वाला रीजन है।
फिर इतना सा आप देखोगे तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। यानी कि आप जैसा देख रहे हैं इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में कुछ हिस्सा तो कॉन्टिनेंट है, ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा भी कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, बाकी ओशनिक रीजन है। तो कॉन्टिनेंट वाले रीजन में ये लिथोस्फीयर कैसा होगा, मोटा होगा। ओशनिक वाले रीजन में ये लिथोस्फीयर कैसा होगा, पतला होगा। यानी कि ये कुछ ऐसा बनाता होगा ना, अगर मैं इतने रीजन को अगर मैप में दिखाऊं, इतने पार्ट को अगर डेप्थ दिखाऊं लिथोस्फीयर की, तो ये कुछ ऐसी होती होगी ना। ओशन आया, फिर यहां से कॉन्टिनेंट शुरू हुई, तो कॉन्टिनेंट में थोड़ा ज्यादा मोटा होगा, फिर वापस यहां से ओशन शुरू हो गया, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से वापस पतला हो जाएगा। तो यहां पे आप पाएंगे तो ये 200 किलोमीटर तक थिक है। वापस आप ओशन वाले रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 100 किलोमीटर है, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो वापस यहाँ पे 5 किलोमीटर की थिकनेस है इस लिथोस्फेरिक प्लेट की। तो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलते हैं। पर दोस्तों ये तो कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, ये ओशनिक वाला रीजन है। तो जो ओशनिक रीजन है ना, वहां पे आप देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर आपसे कोई पूछे ना कि किस केमिकल का बना हुआ है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, किस मिनरल का बना हुआ है, तो आप पाओगे ये सिलिका एंड मैग्नीशियम रिच मिनरल्स का बना हुआ है। वहीं ये जो कॉन्टिनेंट वाला रीजन है दोस्तों, ये सिलिका एंड एल्यूमिनियम वाले मिनरल्स का रिच बना हुआ है। तो ये आपको जानना है दोस्तों। तो ओशनिक प्लेट में क्या होता है, सिलिका मैग्नीशियम वाले मिनरल होते हैं, तो वहां पे जो क्रस्ट होता है वो भी साइमेटिक होता है, सिलिका मैग्नीशियम का बनता है। वहीं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में सिलिका एल्यूमिनियम का बना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट में भी अंतर है, ओशनिक क्रस्ट किसका बनता है, सिलिका मैग्नीशियम का, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बनता है, सिलिका एल्यूमिनियम का। जल्दी से बताओ एटॉमिक मास एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मुझे कमेंट करके बताओ। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक मास ज्यादा होती है, तो अगर मैग्नीशियम का बना हुआ ओशनिक क्रस्ट है तो वो क्या होता होगा, भारी होता होगा। एल्यूमिनियम हल्का होता है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भले एल्यूमिनियम का बना होता है लेकिन कैसा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का बना होता है इसलिए कैसा होता है, हल्का होता है। तो यही है दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है। तो बेसिक प्रीमाइस है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है, और जो लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं कुछ इस प्रकार से आपस में मूव करते रहते हैं। तो क्या सिर्फ कॉन्टिनेंट मूव करते हैं जैसा एल्फ्रेड वेगनर ने कहा था, नहीं, ये तो कंप्लीट अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा प्लेट मूव करता है, पूरा का पूरा प्लेट मूव करता है। एंड जब प्लेट मूव करता है दोस्तों तो इसमें कुछ कॉन्टिनेंटल रीजन भी है, कुछ इसमें ओशनिक रीजन भी आपको देखने मिलता है। तो एल्फ्रेड वेगनर से यही गलती हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आपको देखने मिलेंगे, अन्य और भी है माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, वो हमें नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला है दोस्तों अंटार्कटिका, ये जो देख रहे हैं लैंडमास अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका और उसके साथ लगा हुआ जो समुद्री हिस्सा है वो कहलाता है अंटार्कटिका एंड दी सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसके तो हम पीछे ही पड़ गए हैं, तब से इसी की बात कर रहे हैं। तो ये सब दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इस ग्रे कलर में, वो क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। फिर आप देखिए जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो पैसिफिक प्लेट आता है, पूरा का पूरा ओशनिक प्लेट है, ये पूरा का पूरा ओशनिक प्लेट है, दिस इज पैसिफिक प्लेट। इसके सिवा आप देखें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है, तो ये जो पूरा का पूरा प्लेट है दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साथ में ही यहाँ पे लगा हुआ इंडियन प्लेट है। कुछ जगह पे कहते हैं इंडियन प्लेट अलग है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग है, दोनों साथ में ही निकले थे मेडागास्कर से टूट के, याद आ रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं अभी टूट चुका है, इंडियन प्लेट सेपरेट हो चुकी है, और कुछ कहते हैं कि नहीं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक सिंगल प्लेट है। इसके बाद अगर आप देखें तो अफ्रीकन प्लेट है, ये देखिए अफ्रीकन प्लेट, और इसी में साथ में कुछ रीजन अटलांटिक ओशन की भी लगती है, कुछ इलाका इंडियन ओशन का भी समुद्री भाग इससे जुड़ा हुआ है। फिर अगर आप देखें तो बड़ा सा प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये अगर आप देखोगे तो बड़ा सा कॉन्टिनेंटल पार्ट है और कुछ ओशनिक पार्ट भी है। इसके सिवा मुझे मालूम है आप लोगों ने देखा है कई माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कोकोस प्लेट, यहाँ पे देख रहे हैं नास्का प्लेट, यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज अरेबियन प्लेट। तो इस प्रकार के यहाँ पे जुआ डी फुका प्लेट,
तो कई माइनर प्लेट्स भी हैं, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स तो याद रखने होंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आखिरकार फोर्सेस क्या हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करते हैं। ये तो हमें किसी ने नहीं बताया था, याद है ना, एल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया था कॉन्टिनेंट क्यों मूव करते हैं, तो अजीब सी बात कर दी थी, कुछ भी कह दिया था तो सब हंस दिए थे उस पर। तो अब हम जानते हैं आज के टाइम में हमें कैसे मालूम है कि प्लेट्स कैसे मूव करते हैं, आज की हमारी थ्योरी क्या कहती है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो एनर्जी सोर्स है प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए, प्लेट के मूवमेंट के लिए, वो अगर आप देखें तो वो है अर्थ के इंटीरियर का हीट। तो अर्थ अंदर में गर्म है, ऊपर की ओर ठंडा है, याद है ना, हमने टेम्परेचर पढ़ा था कोर में 6000 डिग्री है, फिर लोअर मेंटल थोड़ा कम गर्म, और ऊपर जाओगे तो और कम गर्म। जाहिर सी बात है नीचे गर्म है ऊपर ठंडा है। तो जैसे पानी में आपने अगर पानी को उबालते हो चाय बनाने के लिए, तो आप लोगों ने देखा है ना कैसे कन्वेक्टिव करंट्स चलते हैं। पानी इस प्रकार से नीचे से आप बर्नर के ऊपर रख देते हो और इस प्रकार से पानी गर्म होती है, नीचे से गर्म होती है, नीचे का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी गर्म होता है तो हल्का होके ऊपर की ओर जाने लगता है, हल्का ऊपर का पानी सरफेस पे ठंडा होता है तो वो कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर चलने लगता है। तो इस प्रकार से वापस नीचे आता है, पानी वापस गर्म होती है, फिर हल्की होके ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाके ठंडी होती है और इस प्रकार से नीचे आती है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं कन्वेक्टिव करंट्स। तो अब ये कन्वेक्टिव करंट अगर आप देखें तो पृथ्वी में भी रन करती है, पृथ्वी में भी, क्योंकि सेम फ्लूइड कुछ पार्ट्स में है कुछ पार्ट में सॉलिड है, तो अर्थ में स्पेशल होता है सॉलिड कन्वेक्टिव करंट्स कुछ आपको देखने मिलते हैं। तो सॉलिड में भी कुछ होता है, कुछ इस प्रकार से हीट फ्लो होती है। रादर आप समझिए, इसको ज्यादा बेहतर समझना होगा, आप एस्थेनोस्फीयर के लेवल पे समझिए। वो जो प्लास्टिक है वो नीचे में ज्यादा गर्म है, ऊपर में ठंडा है, तो क्या होगा, जो प्लास्टिक है नीचे का प्लास्टिक है दोस्तों, जो कि आप देखें तो ऊपर में क्या हो रहा है, ठंडा है, नीचे में गर्म है, तो गर्म वाला ऊपर आएगा और इस प्रकार से वो स्प्रेड आउट करता है। जहां पे स्प्रेड आउट करता है वहां पर हमको क्या देखने मिलता है, ये इसको कहते हैं दोस्तों स्प्रेडिंग सेंटर। तो जहां पे ये स्प्रेड आउट करता है उसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज में आप अगर देख रहे हैं कैसे कन्वेक्टिव करंट्स बन रहे हैं, एस्थेनोस्फीयर का मटेरियल है, ऊपर आया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से स्प्रेड किया, तो यहां से ऐसे धक्का देगा, यहाँ पे ऐसे धक्का देगा, तो ऊपर में ये जो लिथोस्फीयर है कुछ इस प्रकार से इसको ऐसे धक्का पड़ रहा है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से पानी है और इस पानी के ऊपर ऐसे जहाज रखे हुए हैं, और मान लीजिए ऊपर से पानी नीचे से जो पानी है वो कुछ इस प्रकार से आपको चलती हुई दिख रही है। ऐसे पानी आई है ना, ऐसे पानी आई और वो कुछ इस प्रकार से चल रही है और इस प्रकार से वापस नीचे जा रही है और यहां से भी वापस ऐसे नीचे जा रही है। तो ये जो जहाज है यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इस प्रकार से दो जहाज बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे दो जहाज बनाऊं, तो मुझे बताएंगे आप ये जहाज कैसे मूव करेगा, क्योंकि नीचे की पानी है, वो वेव उसको खींच के ले जाएगी। तो जहाज अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखेंगे ना। तो वही बात होगी, अगर यहाँ पे लिथोस्फेयर है और नीचे एस्थेनोस्फेयर ऐसे धक्का देगी तो इस प्रकार से लिथोस्फेयर को खींच के अपने साथ ले जाएगी। तो ये खींचने वाला फोर्स इस रिज से ही जनरेट हो रहा है ना, मिड ओशनिक रिजेस जहां पर होती हैं, तो वहां पे जो फोर्स है वो धक्का दे रहा है ऊपर के लिथोस्फेयर को, तो उसको क्या कहते हैं, रिज पुश फोर्स। तो रिज पुश फोर्स लगती है, यहाँ पर रिज पुश फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है, दिस इज दी रिज पुश फोर्स। वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लिथोस्फेयर है इसके ऊपर क्या लग रही है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही रिज पुश फोर्स लग रही है। वहीं दोस्तों ट्रेंचेस पे क्या हो रहा है, ट्रेंचेस पे अगर आप देखें तो ये इमेज देखिए, ट्रेंचेस पे आप देखिए कुछ इस प्रकार से, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे बनाऊं तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो टेक्टोनिक प्लेट है वो ट्रेंचेस पे क्या होता है, कुछ इस प्रकार से सबडक्ट करता है ना। ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंचेस बन रहे होंगे ना, यहाँ पे इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहे होंगे, ये ट्रेंचेस होंगे ना, इस प्रकार से यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बन रहा है तो ये ट्रेंच बन रहा है ना यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो ट्रेंच बन रहा है दोस्तों, आप अगर देखेंगे ये जो बड़ा सा यहाँ पे ट्रेंच बन रहा है गहराई में, लंबाई में, तो यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट क्या कर रही है, कुछ इस प्रकार से सबडक्ट कर रही है। तो इनिशियली जब सबडक्ट करेगी तो फिर जैसे जैसे ये नीचे जाने लगेगी, क्या ये ग्रेविटी से अपने आप को नीचे की ओर खींचना शुरू करेगी। कुछ ऐसे ही समझिए कि मान लीजिए ये एक टेबल है और इस टेबल पे अगर मैं कुछ इस प्रकार से एक रस्सी लगा देता हूं, तो ये रस्सी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लगा दी इस टेबल के ऊपर। इस टेबल के ऊपर अगर मैंने ऐसे रस्सी लगा दी, तो टेबल पे रस्सी अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तो इसका खुद का कुछ वजन होगा, इसका खुद का आप देखोगे क्या कुछ वजन होगा। तो अभी ये लटक रही है, थोड़ा और आगे करूं तो क्या होगा, और आगे जाएगी, और आगे जाऊं करूंगा तो क्या होगा, थोड़ा और आगे जाएगी। फाइनली एक टाइम आएगा, इसको जैसे ही मैं थोड़ा और आगे करूंगा तो ये क्या होगी, स्लिप करना शुरू कर जाएगी ग्रेविटी से, क्योंकि नीचे का वजन ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपरी भाग को भी खींचना शुरू कर देगी कुछ इस प्रकार से। तो वो कहलाता है दोस्तों स्लैब पुल फोर्स, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेंचेस में ये भाग नीचे जाना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा नीचे का पार्ट भारी होता जाएगा और वो नीचे बाकी के प्लेट को भी अपने साथ खींचना शुरू कर देगा। ये कुछ ऐसी बात है ना, अगर इस प्रकार से मैं टेबल बना रहा हूं और इस टेबल पे यदि एक चेन मैंने ऐसे लटकाया, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए कह रहा हूं, फिर से सुनिए, ऐसे मैंने चेन लटकाया तो क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मैंने चेन और आगे की ओर इसको सरका दिया तो अब क्या हुआ, चेन कुछ इस प्रकार से नीचे लंबा हो गया, नीचे लंबा हो गया, अब थोड़ा भारी हो चुका है। थोड़ा भी और अगर मैं इसके बाद सरकाऊंगा इसको, थोड़ा भी अगर मैं और सरका दूंगा इसको कुछ इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, ये बाकी के हिस्से के चेन को भी खींच लेगा ना अपने साथ। तो वही चीज हो रही है टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ भी। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, पीछे के प्लेट को आप अगर देखोगे तो वो खींचना शुरू कर देगा। तो यहां पे अब लगने लगेगी स्लैब पुल फोर्स। तो दिस इज द थ्योरी अबाउट रिज पुश एंड स्लैब पुल। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स भी आपको मैं लिंक करना चाहूंगा, कुछ नई मैंने ऑलरेडी वीडियोस में भी वैसे कवर किया है, कुछ नई अगर आप देखें तो न्यूज ये है कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसकी जो स्पीड है वो अब स्लो डाउन हो चुकी है। वो पहले की स्पीड में अब आप अगर देखें तो उस स्पीड से सी फ्लोर स्प्रेडिंग अब नहीं हो रही है, पहले की तुलना में अब स्लो डाउन हो गई है, ऐसा हमें पता चला है। दूसरा हमें पता चला है जो अर्थ का आउटर कोर है वो उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं पहले की तुलना में, क्योंकि हमको ऐसा देखने मिला है कि जो पी वेव जा रही हैं उनकी स्पीड में तब्दीली हुई है पहले की तुलना में। तो ये बताता है कि आउटर कोर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों यही आपको जानना था, काफी टेक्निकल कंसेप्ट भी था, आई होप आपको समझ आया हो, मजा आया हो। नहीं समझ आया तो एक बार और देखिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए समझिए, क्योंकि यही कंसेप्ट है पूरी की पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। समझ आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर समझ आया, एंड पसंद करे तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, तो यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 58,527 की है प्लस कॉम्बो की, एंड अगर आप एक साल की आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 75,129 रुपीज की है। तो काफी जबरदस्त सेविंग आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये बस जुलाई 15 तक है, तो यूज द कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप। तो आप निश्चिंत होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी CSE अश्योर प्रोग्राम है, 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE अश्योर मिलता है, यानी 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी नहीं मिलता तो। इसके सिवा यूपीएससी CSE टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है। साथ ही साथ यूपीएससी CSE अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, 50 सवाल 60 मिनट में आपको करने हैं। मैकबुक एयर है रैंक 1 के लिए, आईपैड है रैंक 2 के लिए, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 के लिए, और 250 लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए तो गिफ्ट कार्ड्स भी हैं अमेजन के। इसके सिवा दोस्तों जुलाई 17 सुबह 11 बजे है, तो यूज द कोड KC10 एंड डू एनरोल, मेक श्योर आप इसमें एनरोल
कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, लिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, तो इनका फायदा आप उठा सकते हैं। जो एजुकेटर के वीडियोस आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। यूपीएससी CSE बैचेस भी हैं, जुलाई 14 से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। एंड डाउट दरबार है जुलाई 14, 15, 16 को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो यूज रिकोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। बाकी दोस्तों कुछ नया होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, आपको जल्दी पता चलेगा। आपकी अनअकैडमी की जो एक्सपीरियंस है वो फर्दर इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय एंड डू हैव अ ग्रेट डे।